राजभवनामधून ही मोठी बातमी येते। थोड्याच वेळात नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। राजभवनामध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। या सोहळ्याला अनेक दिग्गज उपस्थित असण्याची शक्यता आहे। मंत्रिमंडळात भाजप आणि जेडीयूचे प्रत्येकी 7 मंत्री असणार आहेत, तर 2 मंत्री हम आणि व्हीआयपी पक्षाचे असणार आहेत। भाजपच्या वाट्याला 2 उपमुख्यमंत्री पद देखील देण्यात आली आहेत। सध्याची मोठी बातमी आपण बघत आहोत। 16 मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जाते। नितीश कुमार यांच्या सोबतच आता मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत। तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवी उपमुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार असल्याचं देखील माहिती समोर येते। तर हा संपूर्ण शपथविधी सोहळा थोड्याच वेळात पार पडणार आहे। राजभवनामध्ये हा शपथविधी सोहळा होणार आहे। या सोहळ्यासाठी अनेक नेत्यांना निमंत्रण देखील देण्यात आलंय। यामध्ये 2 मंत्री हम आणि व्हीआयपी पक्षाचे असणार आहेत। एकूण 16 मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा या ठिकाणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। थोड्याच वेळात हा शपथविधी सोहळा सुरू होणार आहे। मंत्रिमंडळात भाजप आणि जेडीयूचे प्रत्येकी 7 मंत्री असणार आहेत। तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवी उपमुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार देखील आहेत। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बिहारच्या राजभवनात पोहोचल्याची सध्या माहिती समोर येते। बिहारमधील राजकीय घडामोडींपैकी मोठी ही बातमी आपण बघत आहोत। बिहारमध्ये बहुमत मिळाल्यानंतर भाजप संयुक्त जनता दलाचे आज मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। दोन मंत्री हम आणि व्हीआयपी पक्षाचे असणार असे आहेत आणि हा सोहळा थोड्याच वेळात या सोहळ्यासाठी अनेक दिग्गज या ठिकाणी उपस्थित आहेत। थोड्याच वेळात हा शपथविधी सोहळा सुरू होणार आहे। तर या ठिकाणी तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवी उपमुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार आहेत। थोड्याच वेळात हा शपथविधी सोहळा सुरू होणार आहे। या सगळ्या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊयात। मनोज भोयर सर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। सर, हा शपथविधी सोहळा कसा असणार आहे? अर्थात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा शपथविधी सोहळा खूप मोठ्या लोकांच्या संख्येत राजभवनला प्रोटोकॉल नुसारच असणार आहे। एरवीही राजभवनवर शपथविधी समारंभ होत असताना राजभवनाच्या प्रोटोकॉल नुसारच तो होतो, पण यावेळेला त्यावरही कोरोनामुळे बंधनं आली आहेत। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा असतील असं बोललं जात होतं, पण राजनाथ सिंग तिथे पोहोचले। संरक्षण मंत्री, भाजपाचे दिग्गज नेते मोजक्या संख्येमध्ये या कार्यक्रमाला उपस्थित असतील। 7व्यांदा नितीश कुमार हे बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत आहेत। शपथविधी सोहळ्यामध्ये आणखी भाजपाचे 2 उपमुख्यमंत्री हे शपथ घेतील। एकूण 16 लोकांची आजची संख्या असेल। 7 जदयूचे, जनता दल संयुक्त आणि 7 भाजपाचे, एकूण 14। एक हम पक्षाचा आणि taking the oath as the Chief Minister of Bihar for the 4th consecutive term and 7th time as Bihar's Chief Minister.
अच्छा हेलो नहीं तो वो ये वो है क्या मोबाइल पर फोन जहाँ कभी नहीं आता वो धीरे धीरे आवाज होता है। एकूणच नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा आपण थेट लाईव्ह बघत आहोत जय महाराष्ट्रवरती। राजभवनामध्ये हा शपथविधी सोहळा सुरू आहे। नितीश कुमार आता 7व्यांदा मुख्यमंत्री पद भूषवणार आहेत। नितीश कुमार आता 7व्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार आहेत। नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा आपण लाईव्ह बघत आहोत। भाजपच्या वाट्याला 2 उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आली आहेत। तर आज 16 मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे। 2 मंत्री हम आणि व्हीआयपी पक्षाचे असणार आहेत। मंत्रिमंडळात भाजप आणि जेडीयूचे प्रत्येकी 7 मंत्री असणार आहेत। नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा आपण सध्या लाईव्ह बघत आहोत। बिहारच्या राजभवनात हा सोहळा सध्या सुरू आहे। याची थेट दृश्य आम्ही तुम्हाला दाखवतोय। राजभवनामध्ये नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि त्यामुळे आता ते मुख्यमंत्री पदावरती आता विराजमान झाले। राजभवनामध्ये हा शपथविधी सोहळा आहे। या ठिकाणी अनेक दिग्गज नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आली होती। यानंतर अनेक दिग्गजांच्या उपस्थितीत हा सोहळा सध्या सुरू आहे। नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे। त्यामुळे आता 7व्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी ते विराजमान झालेत। भाजपच्या वाट्याला 2 उपमुख्यमंत्री पद देखील देण्यात आली आहेत। तर आज 16 मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे। या सगळ्या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊयात। मनोज भोयर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। मनोज सर, काय सांगाल, एकूणच नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा आता मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे। अर्थात 7व्यांदा ते बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत आहेत आणि यावेळी त्यांची एकंदरीत राजकीय स्थिती अत्यंत अडचणीत आहे। 3ऱ्या क्रमांकावर बिहारच्या राजकारणात एकला गेलेला अपक्ष आणि त्याचे ते मुख्यमंत्री आहेत आणि म्हणूनच ते बोलून गेले काल राज्यपालांशी भेट झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना की भाजपाचा मुख्यमंत्री व्हावा ही माझी इच्छा होती, पण त्यांनी मला आग्रह केला आणि शेवटी मी मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा झालो। याचं कारण असं की ही वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे आणि त्याचं विश्लेषण ते करतील। त्यांना ते शल्यही आहे की इतकी वर्ष सातत्यानं सत्ता असून देखील त्यांची संख्या ही कमी झाली। अर्थात अँटी इन्कम्बन्सी हा एक महत्वाचा मुद्दा असतो, तो आपण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशच्या सगळ्या राजकारणामध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलेला आहे। पण आता या सगळ्या अवघड परिस्थितीमध्ये ते मुख्यमंत्री झाले। विधानसभा अध्यक्षपद आणि गृहमंत्रीपद
हे त्यांना भाजपाला द्यावं लागेल तसा त्यांचा आग्रह आहे. कारण या बिहारचं गृहमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवलं तर कायदा आणि सुव्यवस्था ताळ्यावर आणण्याचं काम हे भाजप करू शकेल आणि भाजपला ते दाखवून द्यायचं. आणि विधानसभा अध्यक्ष हे अत्यंत राजकीय संकटमय परिस्थितीमध्ये हे पद जर आपल्या कोणत्याही पक्षाकडे असलं सत्ताधारी तर ते त्यांना सोयीचं असतं, त्यामुळे ते पद हवंय. बाकी समसमान मंत्रिपदांची वाटणी राहील असं भाजपने सांगितलेलं आहे. हे सांगून कुठलाही राजकीय पेज बिहारमध्ये उद्भवणार नाही याची काळजी भाजपनं घेतलेली आहे. अर्थात 2 उपमुख्यमंत्री पदाचे चेहरे त्यांनी पुढे केलेल्या उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर आणि तारकिशोर याशिवाय रेणूदेवी हे 2 चेहरे त्यांनी दिलेले आहेत. अर्थात ते उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील, त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. स्नेहल, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बराचसं सत्तेवरचं जे नियंत्रण आहे हे नितीश कुमार यांचं जाईल आणि ते त्यांना यावेळेला सोडावं लागेल. राष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही जागा नाही आणि बिहारच्या राजकारणात पक्षाची पिछेहाट हे अत्यंत महत्वाचं कारण त्यासाठी असेल. निश्चित मनोज सर, तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद. या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी आपल्यासोबत ज्येष्ठ पत्रकार रविशंकर उपाध्याय जोडलेले आहेत. सर, क्या बताएंगे भाजपा किस तरह से पकड़ बना पाएगी सत्ता पर अभी? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि भाजपा की रणनीति का हिस्सा रही है कि बिहार में उसकी अपनी सरकार हो, भले वो कामयाब नहीं हो पाए, तमाम रणनीति कूटनीति लगा करके कोशिश की बीजेपी ने कि किसी तरीके से अपना दखल बढ़ाए, इसमें तो वो कामयाब हो चुकी है जी। लेकिन बात देखिए ठहर के आ जाती है नीतीश कुमार पर। जो नीतीश कुमार जिन्होंने लालू का दबाव नहीं कहा, तो बाकी बीजेपी के नेताओं का जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी ज्यादा अच्छी है, तो उनका दबाव वो कितना सह पाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई खास नीतीश कुमार की कुर्सी पे कोई संकट आने वाला है। वो इसलिए लिहाज से आप देखें क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जब इनको शिवसेना छोड़ के गई, राष्ट्रीय स्तर पे ही जब अकाली दल भी छोड़ के गए, तो इनका गठबंधन भी तो राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए जो है मजबूत नहीं है। तो वो तो यह भी देख रहे हैं कि जदयू प्रति बनाए नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे जो बाकी छोटी पार्टियों को लाने का जो इनका उद्देश्य है वो तो शिथिल पड़ जाएगा। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा विस्तारवादी नीति अपनाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय में कुछ भी कहना वैसे असंभव होता है, लेकिन अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक यही आप देखिए कि कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अभी 2 उप मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है, क्या बताएंगे? देखिए, वो तो यूपी का मॉडल उन्होंने लागू किया, लेकिन जिन 2 नेताओं को उन्होंने चुना है उन दोनों नेताओं बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। एक तो महिला को हिस्सेदारी देकर उन्होंने काफी अच्छा काम किया और इसका रेपुटेशन काफी मिल रहा है, देखने को मिल रहा है लोगों के बीच, उनके कार्यकर्ताओं। और एक उप मुख्यमंत्री महिला हो रही है और वो भी अति पिछड़ी जाति से है। देखिए, उसके पीछे भी रणनीति है बीजेपी वालों की कि अभी तक जो यहाँ पे अति पिछड़ी जातियां हैं उसके नीतीश कुमार को वो चाहते हैं, उनको वोट करते हैं। और पिछले लगातार 15 सालों से नीतीश कुमार की ताकत यही है कि वो जिसके साथ रहे हैं उसकी सरकार बनी है और उसमें उनके महिला वोटरों की और अति पिछड़ी जातियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन दोनों को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा कि वो महिला भी हैं और इसके साथ वो अति पिछड़ी जाति से भी आती हैं। और दूसरा कि वैश्य जो है इनका कोर वोटर ग्रुप है जो बीजेपी का, उसको भी साधते हुए उन्होंने तारकिशोर प्रसाद जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। यूपी मॉडल को वो आगे ले जाना चाहते हैं। जी, अभी तीसरी शपथ रेणु देवी इन्होंने भी ली है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? रेणु देवी के बारे में ही मैं आपको बता रहा था कि वो अति पिछड़ी जाति की महिला हैं। वो नोनी बेलदार समुदाय से आती हैं जो काफी यहाँ पे अति पिछड़े हैं, बहुत ज्यादा उन आय के बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए हैं। और लेकिन नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं ऐसे पिछड़ी जातियों को लेकर के, उसके जरिए वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो पिछड़ी जातियों के समकक्ष आते जा रहे हैं जी। तो उनको उस कोर वोटर ग्रुप को जो नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी उनको अपने साथ करना चाह रही है। उनकी रणनीति यही है जो शराबबंदी की वजह से, जो स्वयं सहायता समूहों की वजह से नीतीश कुमार के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है जो महिला वोटर हैं, उनको अपने खाते में कैसे लाया जाए और खासकर इसके साथ ही अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ कैसे लाया जाए, इन
दोनों की जो संयुक्त रणनीति है उसी का एक हिस्सा है कि आज रेणु देवी आपको मंत्री पद की शपथ देती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी, अभी तक के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, तो इस रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। जी, रविशंकर जी, आपने हमसे बातचीत की इसलिए धन्यवाद। तर एकूणच नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा आपण सध्या लाईव्ह बघत आहोत आणि या सगळ्या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी आपल्यासोबत ज्येष्ठ पत्रकार अजय कुमार सुद्धा जोडले गेलेले आहेत। अजय जी, भाजपा किस तरह से पकड़ बनाएगी सत्ता पर, क्या बताएंगे? भाजपा ने तो अपनी पकड़ बना ली है, वो बिग ब्रदर के रूप में अब आ गई है बीजेपी। 2000 और 2005 के बाद से अब तक बीजेपी जेडीयू की या नीतीश कुमार की कह लें तो छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन इस चुनाव में जो जनादेश आया और जदयू की तुलना में ज्यादा 74 उसको सीटें आई, तो अब वो बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। आप देखिए कैबिनेट के में जो नंबर है वो भाजपा के पास ज्यादा है, 7 विधायक अभी ले रहे हैं शपथ। फिर 2 उप मुख्यमंत्री वो बना रही है बीजेपी अपनी ओर से, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बीजेपी अब ड्राइव करेगी पूरे सत्ता समीकरण में। और आप देखिए 2 महिलाएं हैं इसमें, एक जेडीयू से और एक भाजपा से रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बन रही हैं। जदयू से शीला मंडल है, वो धनिकलाल मंडल हरियाणा के जो गवर्नर हुआ करते थे उनके पुत्र वधु हैं, तो वो भी विधायक बनी है मधुबनी के फुलपरास से, और वो पहली बार विधायक बनी, पहली बार वो मंत्री बन रही हैं जदयू कोटे से। तो आप पूरे कैबिनेट के स्वरूप को देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका में है। जी अजय जी, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? देखिए, अब यूपी बगल के जो स्टेट में आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहां भी 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया था, और बिहार में भी भाजपा ने उसी प्रयोग को आगे बढ़ाया है जी। और अब तक 2005 से लेके अब तक उप मुख्यमंत्री का जो पद था वो भाजपा के पास था, और अब उसमें एक एडिशनल ये हो गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का एक समीकरण है उसके जरिए ये सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश है। सत्ता के समीकरण से सामाजिक समीकरणों को साधने की भाजपा कोशिश करेगी, और आगे मुझे लगता है कि लगातार इस दिशा में वो फोकस करेगी। जो उसका कोर वोट बैंक है अपर कास्ट, वो तो है ही उसके साथ। जैसे आप महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस के साथ माना जाता है कि मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है, उसी तरह से अपर कास्ट तो है ही बीजेपी के साथ, लेकिन उसके चेहरे के रूप में वो अति पिछड़ी जातियों को सामने लाया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहेंगे कि आज के कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं संतोष मांझी, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, वो विधान परिषद में है और जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में थे तो अपने बेटे को लालू की पार्टी के जरिए उच्च सदन में भिजवाया था, और वो राजद के समर्थन से उच्च सदन में गए थे। अब वो संतोष मांझी एनडीए की सरकार में शामिल होंगे, माने हो रहे हैं, अभी शपथ लेना बाकी है उनका। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से। आप देखें कि राजनीति में जो अवसर कैसे लोग ढूंढ लेते हैं। आप विधायक बनते हैं किसी पार्टी से और बाद में आप मंत्री बन जाते हैं किसी दूसरे खेमे में। जी। लेकिन इस सब की हार, मतलब कांग्रेस की वजह से हार गए हम, ऐसा बोला जा रहा है, क्या बताएंगे इस बारे में? हाँ, इसमें राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की इसमें बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके 19 लोग जीत कर आए, तो एक तरह से उसका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो पूरा चुनाव लड़ने का जो तरीका रहा वो कहीं ना कहीं बहुत उत्साहजनक नहीं था। राहुल गांधी आए, 4-5 उन्होंने 5 या 6 सभाएं की थी, और उनकी तुलना में देखें तो प्रधानमंत्री यहाँ 12 सभाएं करते हैं, और कांग्रेस का और कोई बड़ा नेता यहाँ आया नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ आए थे, लेकिन ये लोग जो भी लोग थे वो पटना में बैठ के राजभवन या तो राज्यपाल के पास अपना मेमोरेंडम सौंपने जाते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कोई उस तरह से मीटिंग, कोई रैली, कोई लोगों से इंटरैक्ट करने
कुछ भी ऐसा दिखा नहीं इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान। जी जी, लेकिन शिवानंद तिवारी इन्होंने ऐसा भी बोला है कि राहुल गांधी प्रचार के दरमियान घूमने के लिए गए थे, इसकी वजह से हम हार गए। नहीं, उनका ये कहना था कि वहाँ शिमला में उनकी बहन के यहाँ कोई पार्टी थी तो वहाँ वो व्यस्त थे, वहाँ चले गए। बिहार चुनाव जबकि चल रहा था और यहाँ ज्यादा जरूरत थी, तो इसका उन्होंने रेफरेंस दिया कि वो पिकनिक मना रहे थे और यहाँ चुनाव में पूरी पार्टी को छोड़ दिया गया ऐसे ही। तो उसका नतीजा उस रूप से अपेक्षाकृत काफी कम रहा। जेपी का 70 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी, वो 19 उसके विधायक जीते और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तरह से झटका है महागठबंधन के लिए कि कांग्रेस महागठबंधन में एक बोझ की तरह सामने आई और उसके अगर ज्यादा स्ट्राइक रेट रहता, 10-5 और विधायक उसके होते तो शायद महागठबंधन और तेजस्वी के लिए ज्यादा रास्ता आसान होता सत्ता में पहुंचने का। जी 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 अजय जी, लेकिन कांग्रेस हार से कोई सबक सीखेगी क्या? नेतृत्व को देखना है। अभी तो तारिक अनवर ने भी सवाल उठाया था, जो एनसीपी के पहले राज्यसभा में सांसद थे, तो उन्होंने सवाल उठाया कि हम लोगों को ये जरूर गौर करने की जरूरत है कि हमारा परफॉर्मेंस ऐसा क्यों खराब रहा, बहुत ही खराब रहा। आप देखें कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और टिकट बंटवारे की बात होने लगी तो कांग्रेस में टिकट की खरीद फरोख्त की बात आई, वो सेंट्रल लीडरशिप तक बात पहुंची। तो जो पार्टी आपके पास अभी खड़ा होना है, जिस पार्टी को अभी सामाजिक सरोकार को लेकर आगे बढ़ना है, वो पार्टी टिकट के खरीद फरोख्त के इल्जाम में उलझ जाए तो आप इसको क्या कहेंगे कि उसकी राजनीति किस दिशा में जा रही है? जी जी अजय जी, धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की इसलिए। तर एकूणच एके ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचा सोहळा सुरू आहे शपथविधीचा, तर दुसऱ्या ठिकाणी शिवानंद तिवारी यांनी प्रचारादरम्यान राहुल गांधी सहलीवर गेले होते असा थेट आरोप केलाय। काँग्रेसमुळे हारलो असं देखील राजतनं घणाघात केलाय। बिहार निकालानंतर आता महाआघाडीमध्ये तणाव झाल्याचं पाहायला मिळतंय। सध्याची लाईव्ह दृश्य आपण बघत आहोत। नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा सध्या लाईव्ह सुरू आहे। थेट दृश्य आपण ही बघत आहोत।